हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है किचन गार्डनिंग या ट्रक गार्डनिंग या वेजिटेबल फोर्सिंग या फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वेजिटेबल फोर्सिंग। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। यह नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस और अन्य कृत्रिम बढ़ती परिस्थितियों में सब्जियों को उनके सामान्य मौसम से बाहर उगाने की विधि है। इस प्रकार की खेती की विशेषताएं निम्न हैं। उत्पादन की लागत सब्जी उत्पादन की अन्य विधि की तुलना में अधिक है। सब्जियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न संरचनाएं, ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम आदि की आवश्यकता होती है। वेजिटेबल फोर्सिंग खेती सबसे गहन है। पर्यावरण को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। यह एक प्रकार का विशेष मांग उन्मुख कार्यक्रम है। इस तरह की खेती में कुछ सब्जियों की फसलें जैसे टमाटर, खीरा, मटर, शतावरी आदि उगाई जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। ऑप्शन है 2.85 ग्राम घन सेंटीमीटर, 2.56 ग्राम घन सेंटीमीटर या 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर या 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य 2.65 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विलयन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित
होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों के 8 मुख्य प्रकार बताए हैं। जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट व दलदली और लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं बताई गई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ऑप्शन है वर्गाकार, षष्ठभुजाकार, एकांतर या समोच्च। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, समोच्च। तो बाग लगाने की समोच्च विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च कहते हैं। ढाल के विपरीत समोच्च रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाती है। इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण से बचाव, संपूर्ण क्षेत्र में नमी का समान वितरण तथा विभिन्न कृषि कार्यों में बचत होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन है विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज, वसा या प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, विटामिन व खनिज लवण। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व विटामिन एवं खनिज लवण है। विटामिन एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कम मात्रा ही शरीर के लिए उपयोग होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील और नंबर 2 है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन है सेंकना, उबालना, भूनना या तलना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उबालना। तो उबालना जो है वो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि उबालना है। खौलते पानी में भोज्य पदार्थ को पकाने की क्रिया को उबालना कहते हैं। किसी बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, उसी में भोज्य पदार्थ डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार के पके हुए भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या वसा के पाचन में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रोटीन के पाचन में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन क्रिया में सहायक होता है। यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। यह अग्न्याशयी रस है। अग्न्याशयी रस में शामिल अन्य पाचक एंजाइम अमीनोप्सिन, एंटीएप्सिन, कार्बोक्सीपेटेस है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। ऑप्शन है बैसिलस टाइफोसस, पेरियोला वायरस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
वेब्रियो कालेरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वेरियोला वायरस। तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। चेचक एक वायरस जनित रोग है। यह रोग वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। इसका प्रयोग संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वर, सिर दर्द, जुकाम तथा उल्टियाँ होती हैं। फिर 3 से 4 दिनों के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर या सामान्य मूर्छा आ जाने पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रोगी के पानी में डूबने पर। तो शेफर विधि का प्रयोग रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है। रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम सांस देने के लिए शेफर विधि प्रयोग में लाई जाती है। वयस्क लोगों में कृत्रिम सांस के लिए शेफर विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। शेफर विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसकी पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है या 2 से 3 सेकंड तक करते हैं। उसके बाद दबाव 2 से 3 सेकंड तक हटा देते हैं। इस क्रिया को करने से रोगी के फेफड़ों में श्वास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट या ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो संपोषणीय विकास की संकल्पना की सर्वप्रथम ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई थी। संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके उपयोग पर बल दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ऑप्शन है कछुआ, घड़ियाल, मगर या डॉल्फिन गंगेटिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, डॉल्फिन गंगेटिका। तो डॉल्फिन गंगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगेटिका है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगु नदी तंत्र में पाई जाती है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में रखा गया है। जल प्रदूषण, मछली पकड़ने का जाल, नदियों में गाद का जमा होना और तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है 1980, 1988, 1986 या 1990। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 1980। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। ज्ञातव्य है कि वन अधिकारों के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 लाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में से नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक प्रघटना है जिसके कारण वायुमंडल गर्म बना रहता है। नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? नेगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जैविक खाद, फसल खाद, कीटनाशक रसायन या मृदा अपरदन को रोकना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कीटनाशक रसायन। तो निम्नलिखित में से कीटनाशक रसायन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण के उपाय निम्न हैं: वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण, निर्वनीकरण एवं पशुचारण को नियंत्रित करना, मेड़बंदी एवं कंटूर कृषि, मेल्चिंग, फसल चक्र कृषि, पट्टीदार कृषि अपनाना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई और ढाल के लंबवत जुताई करना। जबकि कीटनाशक रसायन का प्रयोग फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ऑप्शन है शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर या प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। तो सिलाई मशीन तेल की सफाई नहीं करने पर भारी चलती है। सिलाई मशीन कपड़े सिलाई की मशीन है। यह तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर भारी चलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस या एनीमिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि ढांचे का ऐसा रोग है जिसमें अस्थि सघनता के कम होने एवं अस्थि मज्जा की संरचना के ह्रास से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व हीमोग्लोबिन है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें हीमोवर्णक है। इसका रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है हर्बर्ट, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, हर्बर्ट। तो आजकल यूरोप और भारत में हर्बर्ट जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है।
आजकल यूरोप और भारत में हर्बर्ट नामक जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। हर्बर्टीय पाठ योजना अबोधात्मक जन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें विद्यार्थी को कोरा कागज माना जाता है और सारा ज्ञान बाहर से दिया जाता है। हर्बर्ट ने पाठ चरण बताए: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन, तुलना और मूल्यांकन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है। ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर या देखने पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, करके सीखने पर। तो योजना विधि करके सीखने पर आधारित है। योजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। इसके प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, अर्थात यह करके सीखने पर आधारित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचसवारी लाल में ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचसवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 15, 16, 12 और 14। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 15। तो पंचसवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। सवारी ताल के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें पंचम सवारी ताल एक प्रकार का मशहूर ताल है, जिसका वादन अधिक होता है। इस ताल में 15 मात्राएं होती हैं। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। इसका स्वतंत्र वादन भी तबला वादक करते हैं। पंचम सवारी ताल में पेशकारा, कायदा, टुकड़ा, परन आदि सभी कुछ बजाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? ऑप्शन है मीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में कहा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है? ऑप्शन है रात्रि, प्रातःकाल, दोपहर या सायंकाल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रातःकाल। तो राग भैरव का गायन समय जो है वो प्रातःकाल है। राग भैरवी थाट का आशय राग है। इस राग को गाने का समय प्रातःकाल है। आजकल इस राग में 12 स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का चलन बढ़ गया है, जिसमें कलाकार कई रागों के अंगों का प्रदर्शन करते हैं। यह राग भाव अभिव्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल तथा प्रभावकारी है। इसके पूर्वाग में करुण तथा शोक रस की अनुभूति होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 20:1, 5:1, 10:1 की 15:1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 10:1। तो सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 होता है। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन है मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना या मृदा कणाकार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मृदा कणाकार। तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के
आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। कणों के आधार पर मिट्टी को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। मिट्टी के किसी नमूने में उपस्थित विभिन्न खनिज कणों के आकार को आधार बनाकर यह वर्गीकरण किया जाता है। मिट्टी के मुख्य घटक हैं महीन पिसे हुए शैल, कण, मृत्तिका यानी कले, जीव पदार्थ आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।